राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में पिछले दिनों जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि फ़िल्मों से जुड़े हुए दूसरे पेशों से भी आपकी मुलाकात कराई जाए, उनके प्रोफेशनल से मुलाकात कराई जाए, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी मुलाकात कराते हैं मैक्सिमा बासु से, जो कि एक युवा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। मैक्सिमा बासु युवा कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैक्सिमा का जन्म और लालन पालन दिल्ली में हुआ। एक साधारण सरकारी कर्मचारी परिवार में पली मैक्सिमा पर आईएएस पीसीएस बनने का दबाव था, लेकिन कुछ रचनात्मक करने की इच्छा से उन्होंने कालिंदी कॉलेज से पत्रकारिता में स्नातक किया और परास्नातक के लिए सिम्बोयसिस पुणे पहुंची और पीजी करते करते उनके जीवन की दिशा बदल गई। फिल्मों में उनके प्रवेश को लेकर उनके पिता शुरू में सशंकित जरूर थे, लेकिन आज उनके विचार बदल रहे हैं। हम सोचते थे ये फिल्म लाइन में बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन है, तो इसीलिए हम डिस्करेज करते थे। लेकिन उनका जो लाइन है, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन की संभावना बहुत कम है या ना कि बराबर। इसीलिए हम खुश हैं वो जहाँ पर मेरे जिस लाइन पे है या जिस प्रकार को उनको फेम मिला है, या तो हम लोग वी आर प्राउड फॉर माय डॉटर, इवन माय वाइफ आल्सो, शी इज़ वेरी प्राउड नाउअडेज। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में बतौर सहायक निर्देशक शुरुआत करने वाली मैक्सिमा ने टेक्सचर और फैब्रिक्स के प्रति अपने पैशन के चलते आखिरकार अपनाया कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का पेशा। He's working so hard on his look. He's looking fabulous. The character of Leela was this beautiful, flower-like, but a strong, self-willed girl. बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैक्सिमा पीपली लाइव, गोलियों की रासलीला रामलीला और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुकी हैं और फिलहाल आमिर खान की ताज़ा फिल्म दंगल में कॉस्ट्यूम कर रही हैं। स्वागत है मैक्सिमा। Thank you. हमें बताइए कि जब आप स्कूल में पढ़ रही होती हैं और तरह तरह के आप, चाहे वो मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, व्हाटएवर जितनी तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रही होती हैं, उनका कुछ का फ़ायदा आपको इस प्रोफेशन में मिलता है जिस प्रोफेशन में अभी आप हैं? मैथ्स का अकाउंट्स में मिलता है, जब हमें अकाउंट सबमिट करना था। मुझे उसके अलावा तो कोई फ़ायदा आज तक दिखा नहीं है। सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं, आई थिंक हिस्ट्री, एटलीस्ट मेरा जिस तरीके द वे आई वर्क, जैसे मेरा काम करने का स्टाइल है, शायद हिस्ट्री का थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। वो मेन स्ट्रीम प्राइमरी एजुकेशन में तो मुझे क्वाइट ब्लंटली कुछ फ़ायदा दिखा नहीं। जो मैंने क्लास के बाहर किया, मुझे वो ज़्यादा काम में आया हमेशा। मतलब अगर पढ़ाई को देखें, जो आप फॉर्मल एजुकेशन है, तो उसका कौन सा हिस्सा है जो आपको अभी जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन में आपको फ़ायदा पहुंचाता है? मेरा एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जब आप भी किसी क्रिएटिव फील्ड में होते हो ना, क्रिएटिव जर्नी में बहुत शुरू में डिसाइड करना बहुत मुश्किल, एटलीस्ट मेरे लिए था, कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। क्योंकि आपको डांस करने का भी मन करता है, आपको गाना गाने का भी मन करता है जब आप छोटे होते हैं, ड्राइंग, और हर जगह आप कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एग्जैक्टली क्या सीखें या क्या वो डिसाइड करना बहुत बचपन में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था।
तो देखा जाए तो हर एक चीज़ का ही फ़ायदा हुआ है कि थोड़ा ये भी किया, थोड़ा वो भी किया, थोड़ा यहाँ भी गए, वहाँ भी गए, इस सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर आ गए, उसमें भी अच्छे नंबर आए, कुछ में आए ही नहीं, जाए कितनी पढ़ाई कर ली। बट आई थिंक ओपन माइंड से जब भी मैंने कुछ किया, आई ऑलरेडी ह्यूमन रिलेशंस और किस सब्जेक्ट में आप कितना कैसे दोस्त बनाते हैं, कैसे लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या आपको करना है आगे, वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स ज़्यादा पिकअप किए रैदर दैन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट पढ़ लिया और मुझे सब आ गया लाइफ में, ऐसा तो नहीं होता। फिर भी लेकिन जिस तरह की पढ़ाई आपने की होगी, तो यहीं पर ये भी पूछ लें कि आपने पढ़ाई क्या की, क्या क्या पढ़ने के बाद, और किस पढ़ाई के ख़त्म करते ही इस प्रोफेशन में आप उतर पड़ी? आई डोंट नो, मैं जो बोलूँगी वो लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा कि नहीं। मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई जर्नलिज़्म की। जर्नलिज़्म के बाद मैंने फ़िल्म स्टडीज़ किया। उसके बाद आई जस्ट फिगर्ड आउट कि मुझे फ़िल्म्स बहुत पसंद है और मुझे फ़िल्मों में काम करना, नॉट एज एन एक्ट्रेस और एनीथिंग, बट मुझे जो क्रिएटिव फॉर्म मतलब फ़िल्म मेकिंग मुझे बहुत पसंद है। एक तरीके से आप कुछ चीज़ पे काम कर रहे हो, उसका जो विजुअल इवेंचुअली जब आप कैमरे पे उतारते हैं तो वो उसको इन्हांस करना इज़ व्हाट आई लाइक। तो मुझे टिल आई एक्चुअली एंटर्ड फिल्म आई नेवर फाउंड आउट कि मुझे क्या करना है ताकि मैं ये करूँ। इनफैक्ट फिल्में करने के 3-4 साल बाद भी मुझे समझ आया कि सब छोड़ो, मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना है। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल था। नाउ व्हेन आई लुक बैक, मुझे लगता है अगर मैं डिज़ाइन की पढ़ाई करती, नॉट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ओवरऑल डिज़ाइन इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अगर मैं डिज़ाइन की पढ़ाई करती तो शायद आई वुड हैव रीच्ड दिस डेस्टिनेशन अ लिटिल सूनर, या मैं कुछ और कर रही होती जो डिज़ाइन फील्ड में। तो आई थिंक इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, अ गुड 25-26 ईयर्स टू फिगर आउट कि मुझे एक्चुअली डिज़ाइनिंग पसंद है। और टेक्सचर और मटेरियल क्या होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना, कभी आपको फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को परखने की कोई एजुकेशन नहीं मिलती है। आपको कभी कोई लक्कड़ दिखा के नहीं बोलेगा कि देखो इस लक्कड़ में ये रेशा है, इस लक्कड़ में ये रेशा है, इस कपड़े में ये देखो 4 कलर आ रहे हैं, इसमें देखो 1 कलर आ रहा है। ये आप अपने घर में अपने सेल्फ मोटिवेशन से आप धीरे धीरे फिजिकल टेक्सचर्स को रियलाइज़ करते हैं और आप फिर उस फिजिकल टेक्सचर को लेके अभी तो बहुत इजी हो गया है, बच्चे कैमरा लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फिर उसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वो सब नहीं था। लेकिन फिर भी शायद उसको छूते हैं कम ही। अगर इंस्टाग्राम भी कर लें, फोटोशॉप भी कर लें, उसमें कुछ और कलर एनहांसमेंट कर लें, लेकिन छूने का जो एक टैक्टाइल एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, कि इतने पेपर को बड़ा करके खोल लिया, फिर उसको काटा, फिर उसको कुछ बनाया, तो वो जो एक प्लेग्राउंड मिलता है ना, वो हमारे आई डोंट नो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही आजकल काफ़ी स्कूल्स हो रहे हैं जहाँ पे इस चीज़ को आई थिंक वो बच्चे का व्हेन आई वाज यंग आई डिडंट रियली नो व्हाट टू डू। वेरी लेट इन लाइफ आई फिगर्ड आउट कि मुझे टेक्सटाइल्स पसंद है, तो मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन नॉट एज अ डिज़ाइन कॉस्ट्यूम कपड़े बनाने से ज़्यादा मुझे फैब्रिक्स पसंद है, फैब्रिक के साथ खेलना पसंद है। बिकॉज जब हम बड़े हो रहे थे तब किसी ने ये बोला कि भाई अभी तुम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करोगी तो तुम्हें बुटीक खोलना है, तो मुझे बहुत क्लियरली मुझे बुटीक नहीं खोलना था। मतलब मुझे तो आई डिडंट हैव टू डू, तो वो तो मतलब एकदम से मेरा मन ही उचट गया कि मुझे नहीं करना बुटीक का काम। तो ऑल्दो आई वाज वेरी गुड एट ड्राइंग एंड स्टफ, एंड मुझे अगर encourage भी किया गया NIFT या फिर ऐसे फैशन टेक्नोलॉजी स्टडी करने के लिए, द होल आउटकम ऑफ सेलिंग गारमेंट्स was zero. मुझे I didn't want to make and sell garments at that point. So I never even looked at it. But later on I discovered that I have immense love for textiles. तो वहाँ पे then I figured out कि ये वो कर करके कहाँ पे आपको बेचना भी ना पड़े, लेकिन आप वो कर भी सको जो आपको करना है। तो आपने ये बात कही कि लोगों को ये बात सुनने में अजीब लगेगी कि मैंने पढ़ाई तो जर्नलिज्म की और मैं फिर बन गई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। हाँ। जो जर्नलिज्म की पढ़ाई भी आपकी हुई वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई? आप कहाँ पैदा हुई थी, क्या क्या पढ़ते हुए और आखिरकार आप जर्नलिज्म में शायद PG करने पहुँची? एक ज़रा स्केची तौर पर बताइए। देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली की, जो टिपिकल हमारे गवर्नमेंट, माय फादर वाज विद डिफेंस अर्लियर, पापा एयरफोर्स में थे, उसके बाद पापा वाज इन एयर इंडिया। सो आई ग्रू अप इन अ टिपिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे IAS पढ़ना या IFS पढ़ना या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देना
वॉज द नॉर्म कि आप ये करो एंड यू विल हैव अ गारंटीड जॉब और ये वो। तो ये बात मैंने बहुत शुरू में रियलाइज़ कर लिया था कि मैं 9 से 5 वाली ड्यूटी जो रेगुलरली एवरी डे हो शायद मैं कर लूँ, शायद मैं अच्छी रहूँ, बट कुछ शायद देयर इज़ मोर दैट आई वांटेड टू डू। और एक रिस्क लेने का बचपन से एक था मेरे में, लाइक माई पेरेंट्स वुड, लाइक माई सिस्टर पेरेंट्स, वो हमेशा कुछ सेफ चीज़ करेंगे कि भाई अगर आपने यू नो इफ़ यू डू दिस एग्ज़ाम और इफ़ यू गिव दिस एग्ज़ाम आपको ये तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो मुझे था कि अच्छा ये तो एग्ज़ाम दे ही देते हैं, अच्छा वो भी करके देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पे भी चले जाते हैं। तो एक रिस्क टेकिंग वॉज अ मेरे, तो आई रिमेंबर उस टाइम पे व्हेन आई स्टडीड कॉलेज के बाद, अभी राइट नाउ इंडिया में देयर आर 4-5 डिज़ाइन स्कूल्स, सृष्टि है, NID है, पर्ल एकेडमी, सबका है। बट हमारे टाइम पे द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन स्कूल था ही नहीं, मतलब एटलीस्ट आई डिडंट नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज बचपन से ट्रेनिंग उसी चीज़ की मिली है कि आप सिविल सर्विसेज कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। तो उस टाइम पे आई रिमेंबर द ओनली थिंग दैट यू न्यू अबाउट वाज फाइन आर्ट्स, कि फाइन आर्ट्स पढ़ लो, बट नोबडी रियली encouraged you for fine arts because people didn't know कि उससे क्या प्रोफेशनल निकल सकता है। तो जर्नलिज्म का ये भरोसा था कि अगर आप जर्नलिज्म करेंगे तो आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, कि ऐसा यू नो दैट्स हाउ पीपल थिंक कि आप जर्नलिज्म करेंगे और पत्रकारिता तो है एक प्रोफेशन, नॉलेज में थी लोगों के, तो यू माइट हैव अ जॉब। बट वन थिंग आई न्यू अबाउट जर्नलिज्म वाज दैट इट वाज अबाउट कम्युनिकेशन, कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं एक माध्यम है आपको अपनी ओपिनियन बताने की। तो जब जर्नलिज्म पढ़ी मैंने तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग का एक थोड़ा थोड़ा कैप्सूल कोर्स था। इस बार आई अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन सिर्फ जर्नलिज्म तक सीमित नहीं है, आप और भी फील्ड्स हैं, फिल्म्स भी एक तरीका का कम्युनिकेशन है, फिक्शनल, हर तरीके का कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। सो जर्नलिज्म वॉज नॉट इट, तो मुझे लगा मुझे और पढ़ना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। देन आई डिड सिम्बायोसिस में मास कॉम। और इससे पहले कहाँ पर कर रही थी? बिफोर दैट आई वाज अ स्कूल स्टूडेंट, 12th इन दिल्ली, इन रोहिणी। सो आई वाज इन सेंट मार्गरेट स्कूल। वहाँ से आई डिड माई 12th लाइक अ रेगुलर किड। फिर मैंने जर्नलिज्म किया। कहाँ से? कालिंदी कॉलेज, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से मैंने जर्नलिज्म की। एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कम्युनिकेशन का, कि कैसे आप, ऑल्दो फोकस पत्रकारिता पे था, लेकिन जनरल आइडिया की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग होती है और यू नो आप रिसर्च ऐसे करते हैं, ये सब एक जनरल आइडिया हो। तो मुझे लगा मुझे और कुछ पढ़ना चाहिए। देन आई डिड सिम्बायोसिस मास कम्युनिकेशन से। आई डिड मास कम्युनिकेशन इज द फिल्म्स was the first time I studied in Pune. So I think when I studied films in Pune, I remember this one class, मेरी फर्स्ट क्लास थी, हमारे प्रोफेसर थे मिस्टर अनुपम सिद्धार्थ। उन्होंने जब पहली क्लास ली, वो डायलॉग इतना मेरे मन में बस गया है। उन्होंने पौथेर पांचाली का ओपनिंग शॉट दिखाया, फिर उन्होंने उसको ब्रेकअप करके दिखाया, फिर उन्होंने एक शॉट बाय शॉट ब्रेक डाउन किया और उन्होंने बोला कि आज के बाद से तुम फिल्म एंजॉय करना बंद कर दोगे क्योंकि फिल्म जब हम देखते हैं एज एन ऑडियंस, जब हम फिल्म बनाते हैं तो हमारी चीज़ को तोड़ तोड़ के एक एक फ्रेम बनाते हैं। तो आज से बात तो तुम लोग एंजॉय करना बंद कर दोगे फिल्म्स। तो मैं देख लो मेरी क्लास अटेंड करनी है कि नहीं अटेंड करनी है। वो जो एक क्लास का जो मेरे पे इम्प्रेशन जमा ना, दैट इज़ व्हाट हैज़ टेकन मी वेरेवर आई एम टुडे। कि when I started enjoying films, I was like, अरे this is the medium I want to be in. So love for films is first. Then when you start making films and you realize films में भी बहुत कुछ है, किसी को आर्ट करना पड़ता है, किसी को कॉस्ट्यूम करना पड़ता है, कोई कहानी लिखता है, कोई एडिटिंग करता है, कोई कुछ करता है। तो आपको क्या करना है फिल्म्स में? अब एक्टिंग करनी है, क्या करना है फिल्म्स में? फिर जो मेरा लव फॉर मटेरियल्स और टेक्सटाइल, वो दैट इज़ समथिंग दैट आई फाउंड कि इट वाज द परफेक्ट प्लेस वेयर आई कुड क्रिएट समथिंग एंड दैट वाज बीइंग शॉट। तो मैंने कुछ बनाया, वो फिर बड़े पर्दे पे आएगा। तो वो जो एक उसकी एक्साइटमेंट है कि कुछ आपने क्रिएट किया, और वो दैट इज़ हाउ कॉस्ट्यूम। ये जो मटेरियल और टेक्सचर और फैब्रिक्स, ये सब को लेकर
कब आपको याद आता है कि इसको लेकर कोई आपके अंदर कोई इंक्लिनेशन पैदा हुआ होगा? बहुत अर्ली मेमोरीज क्या हैं उसकी? देखिए, जब एक कोई भी लड़की होती है ना, हर फर्स्ट टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इज़ जब, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग जब अपने डॉल्स के लिए कपड़े बनाती है। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि मुझे ऑब्सेशन था अपनी डॉल्स के लिए कपड़े बनाने का। मैं लिटरली उनको ऐसे प्लीटिंग बनाना और लेयर, और बचपन में मुझे ऑब्सेशन था डॉल्स के कपड़े बनाने का। तो वो मुझे एक बहुत आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि मेरा वो टेक्सटाइल। सेकेंडली, व्हेन यू ग्रो अप इन अ प्लेस लाइक दिल्ली ना, जब आप हैंडीक्राफ्ट्स और दस्तकार मेले और इन सब चीज़ों में देखते हैं ना, आपको जो हमारा कल्चर इतना रिच और हेरिटेज जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, कि मतलब मैं चौंधिया जाती थी देख के कि यहाँ से ये बन के आ रहा है, मध्य प्रदेश से ये बन रहा है, कश्मीर का ये वूल है। तो वो एक आई लव इट माई सेल्फ। तो थैंकफुली आई हैव ग्रोन अप इन दिल्ली। आज मैं दिल्ली में नहीं होती बिकॉज मुझे लगता है ये कल्चर शायद बॉम्बे में उतना नहीं है। दिल्ली में आपको हर एक स्टेट का एक छोटा छोटा ओरिएंटेड, जो हमारे ट्रेड फेयर होते हैं, सिंपल, आप ट्रेड फेयर में जाओ, एक स्टेट के पवेलियन से दूसरे स्टेट के पवेलियन में जाएंगे और आपको लगेगा कि माय गॉड, यहाँ की रज़ाई ऐसी है और वहाँ का ब्लैंकेट ऐसा है और वहाँ का तो वो आई थिंक जिसका इस चीज़ पे नज़र है वो अपने आप ढूंढ ढूंढ के पहुँच जाएगा कि मुझे ये करना है, ये कैसे बना, वो कैसे वीव हुआ, ये 2 सिलाइयाँ कैसे लगी। तो वो एक दैट वाज अ नेचुरल इंक्लिनेशन। तो फिर इस तरह जब आपने सिम्बियोसिस से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो मेरा ख्याल है कि पहला आपका एक मेजर ब्रेक जिसे कहा जाता है, वो स्लमडॉग मिलियनेयर में आपको असिस्ट कर रहे। वो क्या सर्कमस्टांसेस थे और क्या कोइंसिडेंसेस थे जिससे ये फिल्म मिली आपको? एक्चुअली जब मैंने फिल्म स्टडीज़ भी कर ली, लाइक आई सेड, फिल्म स्टडीज़ तो कर ली, पता चला फिल्म बनानी है या फिल्मों में रहना है, बट क्या करना है तब भी नहीं समझ आया। और वो समझना आई थिंक एक आर्टिस्ट की जर्नी है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पॉइंट टू रीच फॉर एनी आर्टिस्ट कि एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और वो शायद आपके 5 साल बाद बदल भी सकता है। यू नो, आई पर्सनली फील मेरा तो ये जर्नी रही है। सो आई रिमेंबर जब मैं सिम्बायोसिस से निकली, सबका ऐसे सपना था कि बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे में काम करेंगे। मोस्ट ऑफ आवर क्लासमेट्स, फिक्स जब टेलीविज़न सीरियल्स बहुत प्रचलित हुए थे क्योंकि सास भी बहू की थी, ये वो सब, सडनली दिस TRP वाला यू नो द होल थिंग स्टार्टेड। तो आई वॉज वेरी श्योर मुझे मेन स्ट्रीम नहीं करना, मुझे पहले विजुअल आर्ट समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई फर्स्ट थॉट कि मुझे एड फिल्म्स करना है, बिकॉज एड फिल्म्स में क्या होता है कि आप छोटी छोटी फिल्म बना रहे हो, 2-2 मिनट की फिल्म बना रहे हो, एंड यू आर प्रॉपर्ली एम्प्लॉयड। ये नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप छोटी छोटी 2-2 मिनट की फिल्म्स बना रहे हैं। तो आई फेल्ट कि अगर मैं एड फिल्म्स करूँगी, आई विल गेट एक्सपोजर ऑफ many stories, not one story which is being shot for 2 years, but small 1 minute. Then I study कि मुझे कहाँ एंड फिल्म मेकिंग करनी है। फिर मुझे निर्वाणा फिल्म्स में मैंने ज्वाइन किया। दे आर वेरी उनका जो काम था ना, वो मुझे लगता है अभी भारत में जो एड फिल्म्स बनता है उनमें से सबसे बहुत ही हटके काम है। अगर आप कभी स्टडी, तो उनके जो मैंने एड फिल्म्स क्या देखते हैं हम उनका कोई चीज़ किसी प्रोडक्ट से? ज़ूज़ू जो एड हैं वो सब उनके हैं, सारे इनक्रेडिबल इंडिया के एड्स उन्होंने बनाए हैं, प्रकाश वर्मा करके हैं। तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर हैं एज अ फिल्म मेकर मेरी लाइफ में, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट तो ये होती है कि देयर इज़ कॉर्पोरेट फंडिंग। तो आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को लेके और अपने सेटअप को लेके, वो आप कर सकते हैं। तो उनके साथ मैंने बैंगलोर में 2 साल का नहीं, तो और जितनी भी मेरी विजुअल सेंसिबिलिटी है कि व्हाट लुक्स गुड ऑन स्क्रीन और व्हाट डज नॉट, you know, a red and a black will highly contrasting, whereas a black and a grey, ये सब मेरी sensibilities मैंने वहाँ पिकअप की। but I was always a very hard worker. I think during that time किसी ने डैनी बॉयल इंडिया आने वाले थे, और जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो हमारी दिल्ली की प्रोडक्शन कंपनी थी, वो लोग काम कर रहे थे और उन्होंने जस्ट मुझसे मिले और उन्हें लगा कि आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट वॉट एवर आई वॉज डूइंग। तो उन्होंने बोला ऐसे डैनी बॉयल आ रहे हैं इंडिया में, उनके लिए हमें एक असिस्टेंट चाहिए जो उनकी पर्सनल असिस्टेंट सॉर्ट ऑफ हो। फिल्म इज़ स्लमडॉग मिलियनेयर। क्या काम होगा? रिसर्च का बहुत ज़्यादा काम होगा, और उनके पर्सनल जो एज प्रोसेस जो एज अ डायरेक्टर उनका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उनकी कम्युनिकेशन, ये सब हैंडल करना है। तो
सिंस आई वाज फ्रॉम फिल्म स्कूल तो डैनी बॉयल ने ट्रेन स्पॉटिंग बनाई थी एंड वी हैड सीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स जो हमें पसंद थी उनकी फिल्म, सो आई जस्ट जंप टू द ओकेजन। ऐसे बस मुझे काम करना है, कुछ भी मिल जाए आई विल डू। तो देन आई वाज डैनीज असिस्टेंट, सो आई वाज रिस्पॉन्सिबल डैनी के रिसर्च के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंग्लैंड से हैं और जब हम लोग स्लमडॉग की रिसर्च कर रहे थे कि ये बच्चे इस ट्रेन से उठ के यहाँ जाएंगे और कौन बनेगा करोड़पति में कौन से क्वेश्चन से, इन क्वेश्चंस का असली आंसर क्या था, तो उस रिसर्च में आई हेल्प्ड हिम। सो आई वाज इज ऑलमोस्ट लाइक एन असिस्टेंट ऑन रिसर्च एंड एवरीथिंग। बट जब मैंने स्लमडॉग की एंड इट वाज अ ब्रिलियंट फिल्म, वी वर्कड वेरी हार्ड, आई रियलाइज्ड कि लोग बोलते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है और ये वो, मुझे रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ फिज़िकली करना है। यू नो, मे बी आई एम नॉट अ स्टोरी राइटर, मुझे शायद फिल्में पसंद है पर मुझे कहानी नहीं लिखनी आती। एंड इट वाज अ वेरी हार्ड एडमिशन, मुझे अपने आप को वो बोलना कि देखो मैं कहानी एक्चुअली अभी तक मैंने लिखी नहीं, मुझे लिखनी आती नहीं है, वो एडमिट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर वहाँ पे मैंने स्लमडॉग की और I was generally a good help on set, but I wasn't doing anything of mine that had its own identity. तो वो एक क्वेश्चन मार्क था, एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे ये क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने में 4 साल लगे हैं लाइफ में कि व्हाट इज़ दिस आई वांट टू डू। फिल्म्स तो पसंद है, फिल्म मेकिंग भी पसंद है, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या करते हो, बिकॉज आपको कभी कोई बताता नहीं है कि आप अगर इस फील्ड को पसंद करते हैं तो आप एग्जैक्टली उसमें क्या कर सकते हैं। आपको कोई फिल्म मेकिंग सिखा देगा, कैमरा पकड़ना सिखा देगा, कहानी लिखाना सिखा देगा, बट आपको कभी कोई ये नहीं बताएगा कि उसमें 50 और डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक कारपेंटर का भी कंट्रीब्यूशन है फिल्म में, एक केटरर का भी। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू need on a film set. Then when I was doing the Peeply Live आ गई, तो Peeply Live में भी I was an assistant. This is the matter of chance in life कि Peeply Live में till the last moment हमको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नहीं मिल रहा था। तो वो जो मेरा बैंगलोर का एक्सपीरियंस था ना, जब मैं सब कुछ करती थी सेट पे, मतलब कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, ये वो, मैंने कहा क्या है, माई रिसर्च इज़ स्ट्रॉन्ग, मुझे कास्टिंग आती है, मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग आती है, क्या है, मतलब गांव के लोगों के कॉस्ट्यूम बनाना मैं बना लूँगी। अनुषा वाज द डायरेक्टर, शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब सिर्फ कॉस्ट्यूम बना लूँगी नहीं, उनको एजिंग करना, उनको मतलब एक बंदे को करेक्ट, वो गांव का है तो गांव का लगना चाहिए, उसमें जो मेहनत लगती है कपड़े बनाने में उतनी मुश्किल नहीं होती जितना कपड़ों को बिगाड़ने में लगती है। वहाँ पे जब मैंने कॉस्ट्यूम किया, जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, क्योंकि कोई मिला नहीं, बजट नहीं था, ये वो, आई गॉट अ फिल्म फेयर नॉमिनेशन द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। सुन नहीं रहा है, ज्यादा ना बोल अम्मा, नहीं दिल डूब जाएगा। भाई डूबे हमारे दुश्मन, क्या नहीं डूब जाते, जिंदगी हराम कर दिया रे बाप रे, का गुग्गू की नाय बैठा है रे। In a tiny corner of a giant country, हर तरफ से मुसीबत है। a poor farmer बैंक में कर्जे की किस्त नहीं दे ना, चले आए दोनों, बात कहाँ है? has lost everything. अपनी खुशी से मर जा, 1 लाख रुपया दे सरकार, चूतिया समझे है सालों ने। Now his brother has a plan अपनी जान दे के भी जमीन बचा लेते। to win it all back. हमें देंगे जान, अरे कह दिया ना कि हम देंगे जान। बड़ा है जान देने वाला। नहीं भैया, हम ही देंगे जान, पक्का। And I think that is when a bell rang, you know, कि मैं कहाँ ढूंढ रही थी, तो I love doing this and it's obviously good, people are appreciating it, so why am I just running away, let's just do costume design, and I was just happy doing it. और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है ये असिस्टेंटशिप का सिलसिला ख़त्म हुआ और आपको बिल्कुल। फुल फ्लेजेड कोई तब भी फिल्म। नहीं ख़त्म हुआ, अच्छा। तब भी मुझे डाउट था कि मुझे क्या करना है। और एक ना बैज लर्मन का वीडियो है जो मैं बार बार देखती रहती थी। वो बैज लर्मन का वीडियो अगर आप कभी यूट्यूब करेंगे, उसे कहते हैं सनस्क्रीन। उसमें इट्स लाइक अ फुल पोएम विच गोज ऑन एंड इट सेज कि लाइफ में
एवरीथिंग इज़ लर्निंग। क्या पता 40 साल की उम्र में भी आपको लगे कि सबसे मोस्ट इम्प्रेसिव पीपल, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने 60 साल की उम्र में जाके उन्होंने अपनी फर्स्ट पेंटिंग विच इज़ स्टिल अभी है अपना नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, हाँ NGMA में रविंद्रनाथ की, तो उन्होंने पेंटिंग 60 साल की उम्र में शुरू की। तो मैंने आई थिंक जब इतना कुछ कन्फ्यूजन मेरी लाइफ में चला था, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, जो करना है करते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोज़। इतना पता है मेरी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, इतना पता है कि जो काम दिया जाता है आई जस्ट डू इट, एंड आई एम वेरी गुड विद फैब्रिक्स एंड वेरी गुड विद स्टिचिंग एंड ये वो टेलर से मत्था पेची करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो लेट्स जस्ट डू इट। देन आई फील शिप ऑफ थीसिस मैंने की। So after doing costumes, I again went to Ship of Theseus and I worked as a first assistant director on it. So I was one of the topmost assistant directors. And I think that was a very strong calling because life में दोनों चीज़ की comparison हो गई कि मैंने एक फिल्म कर ली costume design, I was a first assistant director, and that was a very strong call कि यार I'm enjoying costume design, मुझे वही करना है। उसके बाद जाके मतलब शिप ऑफ थीसिस में आप कॉस्ट्यूम नहीं कर रही थी, नहीं costume मतलब एक पागल डायरेक्टर के साथ कुछ पागलपन कर रही थी। मुझे मेरे ख्याल से बचपन से मेरे मम्मी पापा का यही कंप्लेन रहा है कि तुम्हारा रास्ता ऐसे सीधा है, तुम वहाँ क्यों जाती हो, तुम्हें ये करने को बोला तुम वो क्यों कर रही हो। तो सिंस चाइल्डहुड दैट इज़ द प्रॉब्लम कि अरे अच्छे खासा बोल रहे हो, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तुम ये एग्ज़ाम दो, नहीं वो एग्ज़ाम नहीं देना, मुझे वो करना है। जब वो करना शुरू किया, नहीं मुझे शायद वो करना है। तो मैं एक्चुअली एट द एज ऑफ 26 आई वॉज मेजर कन्फ्यूजन कि यार मैं कर क्या रही हूँ लाइफ में। और फिर मैं आपको बता रही हूँ, बाज़ लर्मन का वीडियो ज़रूर देखिएगा। कैसे जाएंगे वहाँ तक, क्या लिखना होगा? सनस्क्रीन टाइप कीजिए यूट्यूब पे, बाज़ लर्मन का एक वीडियो है। बाज़ लर्मन को कैसे स्पेल करेंगे? BAZLUHRMAN। ठीक है। इन्होंने मूलान रूज बनाई है। इसको देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कैसे कंफ्यूज हुआ जाए? नहीं, कि ज़िंदगी कोई भी पॉसिबिलिटी ला सकती है, अपने आप को किसी चीज़ में बांध के मत रखिए। दैट्स आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा हो सकता है 40 साल की उम्र में भी आपको लगे कि अब मैं ये नया कुछ शुरू करता हूँ, या इस साल। हालांकि विवेकानंद ने कहा कि 40 साल के बाद तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो भी उन्हीं के प्रदेश के हैं। हाँ। 60 साल की उम्र में उन्होंने पेंटिंग शुरू की। अच्छा हाँ, तो फिर हम वापस आते हैं शिप ऑफ थीसिस पर, जिसमें आप फर्स्ट असिस्टेंट की तरह काम करने के बाद फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा कि बस है मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना है। फिर मैं दोबारा एड फिल्म्स में आई, फिर मैंने 2-4 कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स किए। फिर पता नहीं, दिस इज़ वेयर आई थिंक डेस्टिनी टेक्स यू। रामलीला बनने वाली थी, मिस्टर भंसाली कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ढूंढ रहे थे अपने सेकेंडरी कास्ट के लिए। उनके पास ही ऑलरेडी वांटेड सब्यसाची मुखर्जी टू डू द मेन लीड्स। सब्यसाची ने पीपल लाइफ देखी हुई थी, ये मुझे बताया गया, आज तक यू कांट वेरीफाई दिस, पर मुझे बताया गया ये कि सब्यसाची ने पीपली लाइफ देखी थी और बाय द बाय मेंशन किया था कि गेट दैट गर्ल ना, देखते हैं वो क्या करती है, आप रामलीला के उसे सेकेंडरी कॉस्ट्यूम्स कराइए, मतलब मेन नहीं, जो बाकी एडिशनल कैरेक्टर्स हैं। तो जब सब्यसाची ने ऐसा बोला तो सिंस ही इज़ अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, सो पीपल सेड ठीक है बुलाते हैं। एंड आई रिमेंबर मुझसे संजय लीला भंसाली ऐसे 5 मिनट मिले, उन्होंने कहा क्या किया तुमने, मैंने को बोला ये किया है वो किया है। देखिए एक और दीवाना ही समझ सकता है, मैंने ये किया, मैंने जर्नलिज्म किया है, मैंने वो किया, ये किया, कॉस्ट्यूम में क्या किया, पीपली लाइफ वो तो गरीबों की फिल्म थी। मैंने कहा हाँ, लेकिन हम वैसी फिल्म ही बनाएंगे, तुम करोगी? आई सेड हाँ, एंड ही जस्ट टुक मी ऑन बोर्ड। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो एक कनेक्शन आई थिंक वाज मेंट टू हैपन। मैंने कहा ठीक है, कम ऑन बोर्ड। नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। ये धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम। तो अगले दिन करीना, दैट टाइम करीना कपूर वाज सपोज्ड टू बी इन रामलीला। करीना कपूर का ट्रायल चल रहा था। भंसाली साहब बहुत वो हैं, पॉजेसिव हैं अपने एक्टर्स, अपने यू नो उनका जो लुक है ये वो यूजुअली एक्सपोज नहीं करते हैं। तो मैं उनसे एक ही दिन मिली थी, उनको क्या लगा कि चलो जब करीना का ट्रायल हो तुम आ जाओ, देखो क्या होता है। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि उन्होंने मुझे बुला लिया। बट मैं वहाँ गई तो वहाँ सब्यसाची और करीना कपूर का ऐसे ट्रायल चल रहा है, सब्यसाची ये ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है।
तो मुझे तब थोड़ा बहुत ब्रीफ मिल गया था फिल्म का कि ये कच्छ पे बेस्ड है और ऐसा है वैसा। तो मैं वहाँ पहुँची और सब्यसाची कुछ पहना रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये तो कच्छ का करेक्ट नहीं है, ये तो बड़ा बलूच के लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं, ये वो। तो सब्यसाची लुक्ड एट मी एंड सेड, अरे इसका रिसर्च तो मेरे से स्ट्रांग है। उन्होंने ऐसे मजाक में बोला सर से कि अरे आपको मिल गई, जिसको ढूंढ रहे थे मिल गई, इसका रिसर्च बड़ा स्ट्रांग है। सब्यसाची रियली इंसिस्ट्स ऑन रिसर्च एंड उनका जो कॉस्ट्यूम हिस्ट्री और कॉस्ट्यूम बेसिक्स की नॉलेज है वो बहुत इवॉल्व्ड है। ही इज़ अ वेरी लर्नड मैन एज फार एज कॉस्ट्यूम्स आर कंसर्न। सो आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट। फिर मिस्टर भंसाली को लगा अच्छा ठीक है, यू नो आई वांट यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी सोचो जो जहाँ तक तुम्हारी इमेजिनेशन जा सकती है वैसा सोचो। तुम ऐसा सोचो ही मत कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। एंड आई वेंट टू कच्छ फॉर अबाउट 10 days ऑल अलोन। तो उस टाइम पे देयर वर सम प्रोडक्शन पीपल कह रहे लड़की है अकेले जाएगी कच्छ में। और जो मैंने वहाँ जाके जो कल्चर डिस्कवर किया एंड आई वेंट टू सम इंटीरियर्स ऑफ गुजरात, सो द रिसर्च मटेरियल दैट आई गॉट बैक दैट रियली एक्साइटेड मिस्टर भंसाली। ही सेड हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे ऐसा भी करते हैं। एंड देन वी पुल्ड आउट अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स। वी रियलाइज्ड इवेंचुअली कि हमें बहुत वी गॉट लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग मटेरियल। तो जब वो बना बाय द बाय समथिंग हैपेंड एंड सब्यसाची कुड नॉट डू द फिल्म। एंड रणवीर सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। इट वाज यू नो अ बिग फिल्म आफ्टर बैंड बाजा बारात। एकदम सर ने मुझे बोला तुम एक काम करो, तुम रणवीर सिंह के कुछ 2-4 कपड़े बनाओ, मैं देखता हूँ तुम हाउ यू डू इट। एंड व्हेन आई डिड रणवीर सिंह ट्रायल फॉर रामलीला ना, he was like fully floored. He said you do Ranveer Singh's costume. Then I did the background costume and this costume and that costume, and then I was doing the whole film. I also did Deepika's costume, and then we got Anju Modi on board for Deepika's outfits because Anju ma'am की भी वो first film थी. When I did Ramleela, I think 2 साल तक I was just doing that film. The scale of film, that has been my biggest costume training. I don't know, I think it's किसी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि from not being from fashion school or without any formal training of costume, how did I execute a film like Ramleela? मतलब I have to thank my tailors. Literally मैं रात बैठ के मैंने tailors के साथ आर्ग्यू किया है और फिगर आउट किया कि ये ऐसे क्यों नहीं बन सकता। बिकॉज सबके दिमाग में एक सेट पैटर्न होता है कि ऐसा होना चाहिए। मैंने बैठ के मैंने आई हैव ब्रोकन रूल्स कि ऐसे हो सकता है, नहीं ऐसे करते हैं, नहीं यहाँ पे स्लीव क्यों लगना चाहिए, यहाँ पे लगाओ ना स्लीव। तो मैं टेलर्स यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि अरे इनको कॉस्ट्यूम का कुछ आता नहीं है, आके हमसे बहस कर रही हैं। वैसे कर करके वी डिड रामलीला विच वॉज मेजरली अप्रिशिएटेड फॉर कॉस्ट्यूम्स। देन अगेन आई गॉट अ फिल्म फेयर नॉमिनेशन. So by that time I had done 2 films and both the films got Filmfare nomination. Ramleela mein I got the Screen Award and all. Then I had decided कि this is it. This is what I wanted to do. Then it was never looked. लेकिन आप ये तो देखेंगी मैक्सिमा के जो लड़की अपनी गुड़ियों गुड्डों के लिए कपड़े बना रही थी और फिर वो आखिरकार टेक्सचर को लेकर, फैब्रिक को लेकर, कलर्स पैटर्न्स को लेकर जो उसका फैसिनेशन था वो उसको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की मेन स्ट्रीम दुनिया में लेकर आ गया. लेकिन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग सिर्फ कपड़ों का कारोबार नहीं, बिल्कुल नहीं है. तो क्या है? क्योंकि सबको ये मालूम है कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में कॉस्ट्यूम तो उसका सिर्फ एक पार्ट है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या और लिंगो चलती है आपके पेशे में, इसके बारे में बताइए. ये आपने बहुत सही लिंक पकड़ा है. बिकॉज आधे लोगों को ये लगता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मतलब आपने कपड़े बना दिए ख़त्म. आपने कपड़े तो बनाए बट आप किसी की लाइफ के कपड़े बना रहे हैं, मतलब बचपन से बड़ा हो रहा है. आप किसी की सो नाउ यू, अगर आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि आपकी एजुकेशन कैसे काम आई, यहाँ पे एजुकेशन काम आई कि आपको एक कैरेक्टर को जीना पड़ता है कि वो इस वर्ग से है, इस
फैमिली से है, इतना कमाता है, इस एरिया में रहता है, इसके पास क्या साधन होगा और उस साधन में वो क्या कपड़े बनाएगा अपने लिए। ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन सिर्फ आपने कपड़े बना दिए काम ख़त्म नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्शन सीन है तो मुझे उसके 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे, ये नहीं एक जोड़ा बना दूँ क्योंकि एक जोड़ा फट जाएगा। प्लानिंग, डिलीवरेबल्स, आपको सर्दी में शूट करनी है लेकिन शूट है समर सीज़न का, तो आप क्या मटेरियल यूज़ करेंगे ताकि आपके एक्टर को ठंड ना लगे। बहुत मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक उस मोमेंट को आपको यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स। ठीक है, वो 3 दिन से बंदा इस कपड़े में घूम रहा है तो उसके कपड़े का क्या हर्ष हो जाएगा, कपड़े को वहाँ तक कैसे पहुँचाना है। ये तो कपड़े की बात है। देखिए, कपड़ों के अलावा एक्सेसरीज़ की बात पर भी अभी आएंगे, नहीं तो क्या होगा कि फैशन स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रोल को हम गड्ढमड कर रहे होंगे। एक तरफ मतलब जिस तरह हॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स एक अपने आर्ट को एक्सेल करते हुए कहाँ से कहाँ उन्होंने उसको पहुँचाया, हम लोगों के यहाँ वो एक बरसों तक फैशन स्टाइलिस्ट लोगों के, फैशन डिज़ाइनरों के हाथ में ही वो चीज़ थी। और बहुत हुआ तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का काम डायरेक्टर्स की बीवियाँ या उनके साथ उनके असिस्टेंट्स या उनकी बेटियाँ, मतलब वो क्वालिफाइड लोग नहीं थे जो कॉस्ट्यूम का काम करते थे। और धीरे धीरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एक अलग प्रोफेशन की तरह इमर्ज करके सामने आया, जिसमें आप जैसे लोग जो पूरी तैयारी के साथ उसमें हैं। तो ये कहिए कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में कॉस्ट्यूम्स के अलावा एक्सेसरीज़ का भी और क्या रोल है, और वो फैशन स्टाइलिस्ट से कैसे अलग होता है? देखिए, 2 बहुत अलग काम है। द मोमेंट यू से फैशन स्टाइलिस्ट एंड यू से कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, लाइक आई सेड, फैशन स्टाइलिस्ट जो है उसका पर्पस और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का पर्पस बहुत अलग है। आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजुअल मीडियम होना पड़ता है। आप अगर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे कपड़े बनाएं तो यूर सी व्हेन आई एम अ फैशन स्टाइलिस्ट, माय like I have to say कि sometimes costume design is not about making good costumes, it's about making bad costumes. तो ये एक डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप भानु अथैया को, जिनको ऑस्कर मिला हुआ है हमारी इंडिया से, अगर कोई एक लेजेंडरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया को, उन्हें गांधी के लिए मिला हुआ था। अगर साधारण भाषा में देखें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो सफ़ेद धोती और सफ़ेद अंगवस्त्र और अपने 19 प्री इंडिपेंडेंस कॉस्ट्यूम। लेकिन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो होता है ना, वो किसी को सुंदर या बढ़िया दिखाने के लिए नहीं होता है। आपको जो स्टेज आपका सेटअप किया गया है उसमें हर एक, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट डिज़ाइन। आप अपनी पूरी कैनवस को फिल कर रहे हैं थ्रू कॉस्ट्यूम्स। ये जो स्किल है ना, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है कि आप उसको विजुअल, इट्स अ विजुअल मीडियम, आप उसको सिनेमा के लिए कर रहे हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखिए, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जब उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, उन्होंने 4 कल्चर्स डिज़ाइन किए कि एल्व्स का कल्चर है, यू नो हाउ एवरीबडी इज़ डिफरेंट। तो उनकी आर्मरी अलग होती है, किसी के ज्वेलरी अलग होती है, किसी के यू नो बूट्स कैसे पहनते। तो जब कॉस्ट्यूम डिज़ाइन आप करते हैं तब आप ये नहीं सोचते कि भैया ये अच्छा दिखना चाहिए। कहानी में आपका कॉस्ट्यूम का क्या रोल है, आप उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं। वो विजुअली एक जने के लिए आप डिज़ाइन करेंगे नहीं चलेगा। तो हमारी फिल्मों में सबसे अगर आपने नोटिस किया होगा, इसके पहले ना हीरो हीरोइन बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और आसपास के लोग क्या पहन के आ रहे हैं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। आजकल वो चीज़ इवॉल्व हो गई है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि भाई अगर आप बाजीराव मस्तानी में देखिए, सिर्फ दीपिका रणवीर सुंदर लगते और बाकी सबको किसी और ही दुनिया के लगते, तो बाजीराव मस्तानी नहीं बनती। तो उसमें वो राजा भी कैसा खड़ा है, और जो निज़ाम है, जो बाजीराव से भी ज़्यादा धन संपत्ति रखता है, तो उसका कॉस्ट्यूम एक्चुअली रणवीर से बेटर है। अगर आप शाहू महाराज का उनका रोल देखें
तो उनका कॉस्ट्यूम इज़ मच रिचर एंड ग्रैंडर देन रणवीर सिंह। ये पहले हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता था। हमारी इंडस्ट्री में होता था हीरो है तो उसको अच्छे कपड़े दो। तो कई बार कॉस्ट्यूम तो हीरो खुद ही तय करता था कि वो क्या पहनेगा, क्योंकि मेरी हीरो की पर्सनैलिटी वॉज बिगर देन द पर्सनैलिटी ऑफ द रोल। राइट नाउ द स्टोरी एंड द कैरेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पर्सन हु इज़ प्लेइंग इट। तो जैसे हम लोग अभी दंगल कर रहे हैं, दंगल में आमिर इज़ प्लेइंग अ रेगुलर हरियाणवी मैन। तो आमिर चाहे कुछ भी हो और उनकी पर्सनैलिटी क्या हो, तो हरियाणा का आदमी अगर सूट का कपड़ा पहनता है तो सूट का कपड़ा। तो वो जो गोइंग बैक टू दैट टाइम एंड दैट इन द होल कैनवस, विजुअली आपका डायरेक्टर क्या चाहता है आपसे? आपका डायरेक्टर रियलिस्टिक इमेज चाहता है या आपका डायरेक्टर एक फैंटेसाइज्ड इमेज चाहता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम लोग कॉस्ट्यूम करना शुरू करते हैं, हम लोग एक बंदा नहीं देखते। मतलब मेरे लिए वो तब दीपिका, रणवीर और प्रियंका नहीं होते। बाजीराव पेशवा, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका ये ऑल हैज़ टू फॉल टुगेदर। सो वो एक कैनवस इज़ मच बिगर राइट नाउ। तो वो पहले की तरह तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है ही नहीं। तो दे आर लाइक। और आपसे आखिर में पूछेंगे मैक्सिमा कि ये जो हायरार्की है फिल्म प्रोडक्शन कामों की, मतलब कामों का जो सिलसिला ऊपर से शुरू होता है, उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कहाँ पर, किस हायरार्की में कहाँ आता है और कब से उसका रोल एक्चुअली शुरू हो जाता है? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का जो रोल है वो फिल्म शूट होने के काफ़ी पहले शुरू हो जाता है, बिकॉज आपको ऑब्वियसली प्रिपरेशन करनी है, आपको पूरा तैयार करना है सबको। तो डायरेक्टर के बाद 5 जनरली डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका विच आर कॉल्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो कैमरा, कॉस्ट्यूम, आर्ट, साउंड और एडिट। तो एडिटिंग का तो पोस्ट में काम शुरू होता है। कैमरा मैन सबको पता है, कैमरा उनकी अपनी लाइटिंग टीम वगैरह होती है। आर्ट डिपार्टमेंट का सारा कंस्ट्रक्शन, चेयर, प्रॉप्स, सब कुछ। साउंड डिपार्टमेंट का साउंड और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट का कॉस्ट्यूम। तो जब आप डायरेक्टर के बाद इमीडिएटली ये 5 HODs होते हैं जिनको अपना अपना डिपार्टमेंट संभालना पड़ता है। और फिर एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के अंदर उसके असिस्टेंट्स होते हैं, उनके अंडर टेलर्स होते हैं, एंड हमारी इंडस्ट्री में समथिंग कॉल्ड ड्रेसमैन। तो आप जो दे आर ऑलमोस्ट लाइक रनर्स, जो कॉस्ट्यूम्स को मेंटेन करना, लॉन्ड्री करना, कंटिन्यूटी करना, उसकी एजिंग मेंटेन करना। So it's a full army of people under a costume designer. So with a team together you handle this department and all these department have to work in tandem. अगर प्रोडक्शन डिज़ाइन ने कुछ एक काम किया है, तो जब हम काम करते हैं, कॉस्ट्यूम जब बनता है, तो सेटिंग और बैकड्रॉप और आर्ट डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कॉस्ट्यूम उसके साथ ब्लेंड होना चाहिए। फिर हम जो कलर्स चूज़ कर रहे हैं, कैमरामैन को वो चाहिए कि नहीं चाहिए, कि उसको डार्कर चाहिए कि लाइटर चाहिए, तो हमें उनके साथ काम करना पड़ता है। साउंड डिपार्टमेंट, अगर मैंने बहुत एक्सेसरीज़ दे दी तो साउंड में उसका क्या असर होगा। तो देन दीज 5 पीपल सॉर्ट ऑफ प्लान कि, एंड दैट इज़ व्हाट कंप्राइजेज ऑफ द होल लुक ऑफ अ फिल्म, given the story, given the cast. So you know, so that's how the general hierarchy is. एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी लगेगी। ये अच्छी लगेगी को तय करने का आपके पास क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि आखिरकार अच्छी तो वो उसे बाहर की दुनिया में लगनी है। ये जो एस्थेटिक्स को लेकर, ये जो अच्छी लगेगी जो बहस है ना, वो कभी 5 मिनट में सुलझ जाती है, कभी 2-2 महीने उस पर झगड़ा चलता रहता है कि अच्छी लगेगी। वो जो मुझे अच्छी लगेगी वो आपको नहीं अच्छी लगेगी, आपको नहीं अच्छी लगेगी तो उसको नहीं अच्छी लगेगी। फाइनल वर्ड डायरेक्टर का होता है। और मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि मैं कितनी भी अच्छी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ, अगर मेरा डायरेक्टर अच्छा नहीं हुआ या मेरे डायरेक्टर को उस चीज़ की समझ नहीं है, तो मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक आदमी जब अपनी कहानी इमेजिन करता है दिमाग में, तो वो ऑलरेडी अपने किरदार को उसके लिबास में इमेजिन करना शुरू कर देता है। तो हम सब एक्चुअली उस आदमी की इमेजिनेशन को फुलफ़िल करने के लिए काम करते हैं। तो
मेरे हिसाब से मेरे दिमाग का इमेजिनेशन, आपके इमेजिनेशन और उसके इमेजिनेशन, सबका इमेजिनेशन अलग होता है, बट वो डायरेक्टर की इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना इज़ माई प्राइम जॉब। उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ काम आती है कि देखिए आप सोच तो ऐसा रह रहे हैं, बट आपने शायद ये नहीं सोचा, शायद आपने ये नहीं सोचा। वो हम लिटिल इनपुट्स डाल डाल के तो ये अच्छा लग रहा है, एक्चुअली डायरेक्टर्स विजन है। तो संजय भंसाली का ही विजन है कि बाजीराव ऐसे बनेगी। दैट्स वाई कंसिस्टेंटली कोई डिज़ाइनर क्या काम करे, भंसाली की हर एक फिल्म खूबसूरत लगती है, क्योंकि वो उनकी इमेजिनेशन है। इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिसमें आपसे उलझने का मेरा मन कर रहा है जी। वो ये है कि डायरेक्टर का विज़न एक है और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, और वो भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एक औरत, जिसकी दुनिया मर्दों की दुनिया के कंपैरिजन में कम खुलती है। यानी अगर मैं कहूँ कि रात के 12:30 बजे किसी बार में बैठे हुए, और वो भी किसी रोड साइड ढाबे में बैठे हुए कैरेक्टर को क्या कपड़े पहनने चाहिए, ये दुनिया शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी। मतलब एक औरत की दुनिया एक आदमी की दुनिया से कम एक्सपोज्ड है। कुछ एरियाज़ में वो प्रिविलेज्ड है, कुछ एरियाज़ में वो, लेकिन मेल डायरेक्टर का एक फीमेल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर विज़न कैसे कोलैबोरेट करेगी, ये एक एरिया है कि नहीं है? ये आई विल डिफ़र फ्रॉम यू, बिकॉज जैसा मैंने आपको अपनी लाइफ की जर्नी बताई, मैंने ऐसे ऐसे मोमेंट्स और ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस, आई हैव नेवर लिमिटेड माई सेल्फ फ्रॉम सर्टेन एक्सपीरियंस। तो यहाँ तो मैं डिफ़र करना चाहूँगी। आई थिंक विमेन फर्स्ट ऑफ ऑल शुड गो एंड एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो वो जो रात को बार डांसर के बाहर 4 लड़के दारू पी रहे हैं, तो वो मोमेंट क्या होगा? एक तो इफ़ यू आर अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, इनफैक्ट आप अगर फिल्मों में कुछ भी रोल प्ले कर रहे हैं, आप जनरली ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करते होंगे, तो वो तो है ही। मतलब वो आपने देखा ही होगा, शायद मैंने नहीं देखा, शायद मुझे पता नहीं कि कच्छ में किसी गांव के इंटीरियर में एक लड़का जिसको प्यार हो गया, ये उसको क्या पहनेगा, मुझे नहीं पता। ये होता है, बट दैट इज़ वाई योर स्किल इज़ कि आपको वो जो 1 महीना या 2 महीने जो फिल्मों के पहले मिलते हैं, आप मौका ढूंढ के उस मोमेंट में जाएं और उसमें से आप क्या सीख के आएँ और उसको फिल्मों में कैसे दिखाएं। मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं की जहाँ पे मैं खुद जाके अकेले, विदाउट एनीबडी इन्फ्लुएंसिंग मी, मैं तो अगर जैसे हमने दंगल की, तो मैं हरियाणा में जाके रही हूँ 10 दिन अकेले, विदाउट एनीबडी टेलिंग मी। और मुझे कई बार मना किया, यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, इधर मत करिए, आप लेडीज़ हैं, आपका जाना सही नहीं है, ये वो। मैं तो घुस के गई हूँ, बिकॉज़ वो जो आप रियलिस्टिकली आप जो देख के करेंगे, वो आपको ऑनलाइन या किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो वो तो हिम्मत करनी पड़ेगी लाइफ में, और वो जाके देखना पड़ेगा। और अगर मेरी कहानी ऐसी है तो बिल्कुल देखना पड़ेगा। अगर मुझे जाके ड्रग माफिया से मिलना है तो मुझे ड्रग माफिया से भी मिलना पड़ेगा। शायद वो ड्रग माफिया, तो ऐसा तो हम लोग करते ही हैं कि हाउ विल आई नो। और ड्रग माफिया भी एक माफिया दूसरे माफिया से अलग दिखेगा, तो मुझे किस चीज़ से इंस्पिरेशन लेनी है लाइफ में? दिस इज़ द जॉय, दिस इज़ द फन। और आपके अपने प्रोफेशन में वो कौन लोग, आपने भानु अथैया का नाम लिया, जो कि सब लोग जानते हैं कि लंबा करियर उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में है, और शायद ऑस्कर पाने वाली वो पहली हिंदुस्तानी, और वो भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में। और कौन लोग हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन चलता रहता है और आप? देखिए, मेरी इंस्पिरेशन लाइफ में भानु अथैया रही है, डॉली आलूवालिया, बहुत इज़्ज़त करती हूँ मैं उनकी। उनका काम देख जब उन्होंने बैंडिट क्वीन में काम किया, शायद आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या मुश्किल किया उन्होंने, बट बैंडिट क्वीन का जो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की जो ब्यूटी है ना, उतना रियलिस्टिक, उतना कि नज़र में भी नहीं पड़ता कि एक्चुअली कॉस्ट्यूम है नहीं है। आप कंफ्यूज्ड हैं कि वो लोग वहीं के हैं कि एक्टर्स को कपड़े पहनाए गए हैं। वो जो सीमलेसनेस ऑफ डॉली आलूवालियाज़ वर्क, उनको मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करती हूँ। और अर्जुन भसीन है हमारी इंडस्ट्री में, वो काफ़ी आगे पहुँच गए हैं लाइफ में। वो अभी इनफैक्ट हॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने लग गए हैं। उन्होंने
लाइफ ऑफ पाई, दिल धड़कने दो, इनका काम बहुत ही विजुअली करेक्ट कॉस्ट्यूमिंग with an amazing sense of visual texture, उनका काम. Aki Narula. These I think are 3-4 people. I mean, I would be lucky if I would be considered competition for them. But I really follow them very truly. I think उनका देखिए realistic ना भी करना आसान है, but realistic और aesthetics दोनों का balance मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. रियलिस्टिक तो मतलब एक भिखारी रियलिस्टिकली तो भिखारी जैसे ही कपड़े पहनेगा, लेकिन वो 4 कपड़े जो पहन सकते उसमें से जो चुनना इम्पॉर्टेंट है कि भिखारी का मैं ये लिबास चूज़ करती हूँ. इसकी जो बैलेंस कर सकता है ना, वो दैट इज़ द स्किल. वो मतलब बाजीराव तो सफ़ेद अंगरखे में भी लड़ाई लड़ सकता है और लाल में भी लड़ सकता है, बट करेक्ट दोनों है. बट आप लाल चुन रहे हैं कि सफ़ेद, और आप लड़ रहे हैं कि नहीं सफ़ेद ही होना चाहिए. वो जो स्किल होता है ना, दैट इज़ आर्टिस्टिक एंड दैट्स आर्ट. तो वो आई फील उतना विजुअल करेक्टनेस अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है लाइफ में. आखिरी में बिल्कुल आखिरी सवाल ये होगा जो कि एक आपके शुरुआती जवाब से जुड़ा हुआ है कि सिम्बियोसिस में अनुपम सिद्धार्थ ने जो बात कही थी कि अब ऐसा करो कि फ़िल्म देखना एंजॉय करना बंद कर दो, तो क्या ये सिलसिला अभी भी चल रहा है? फ़िल्म देखते हुए उसे एंजॉय ना करने का वो सिलसिला अब भी साथ चल रहा है, और दिमाग इतना क्रिटिकल हो गया है ना कि अभी कभी कभार मन करता है कि दिमाग बंद करके ना जाके मैं सलमान खान की पिक्चर देखा हूँ कि जहाँ मुझे दिमाग ही ना लगाना पड़े, बस एंजॉय करो और चले जाओ. क्योंकि इतना जो इसने ये पहना है, उसने वो पहना, अरे इसका शॉट नहीं लिया, अभी तो एडिट हो गया, ये तो और थोड़ा स्टे देना था. He's taken my pleasure away for the rest of my life. So I really wish I can switch off and watch films just the way I used to enjoy it when I was young. So I hope. तो थोड़ा तो पेन लेना पड़ता है, आई थिंक अच्छा काम लेना पड़ता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे जब आप इस आर्ट को मास्टर कर लेंगी तो फिर एक बार वापस फिल्म को मज़े लेकर देख सकेंगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैक्सिमा, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया. ये थी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मैक्सिमा बासु. प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर.